Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में जो कि है डे 9 ऑफ उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे वीडियोस अभी कर रहे हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की वीडियोस बन रही हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करा सकूं। और हमारा जो टारगेट है वो 2024 में फुल स्कोर करने का है 50/50। छोटे वीडियोस बनाने का मोटिव ये है कि अभी बहुत टाइम है पेपर को, धीरे धीरे हम लोग जो है चीज़ों को करेंगे और कहते हैं ना कछुए की चाल से हम लोग चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि 2024 में जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ डीएलएड के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। डीएलएड उत्तराखंड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए डे 9 में आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले साल आए हुए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको पता है ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे मुद्दे पे आते हैं। इसीलिए भी जो हमारी वीडियोस होती हैं वो छोटी होती हैं, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मतलब मुझे मज़ा नहीं आता। मैं लाइव ही पढ़ाता हूँ, लाइव ही का एक्सपीरियंस है, रिकॉर्डेड का भी है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अगर जुड़ेंगे, 20, 30, 50 बच्चे अगर रोज़ आएँ, वीडियोज़ में व्यूज़ आएँ, बच्चे पढ़ें तो लाइव ले सकते हैं, अदरवाइज़ लाइव लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्लासेस लाइव भी होंगी। थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। डे 9 है, डे 8 तक वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और डिस्क्रिप्शन में जो बाकी आपके टॉपिक वाइज जो आपको अगर कुछ पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब दिया हुआ है। मेरी गारंटी है, चाहे बायो बैकग्राउंड के हो चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, समझ में आएगा और मैथ सीख जाओगे एक बार में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है डीआई, इसको कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना, यानी डेटा विश्लेषण। आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कुल लोगों की संख्या है 20,000 और अलग अलग परसेंटेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन वेरियस ऑक्यूपेशंस। टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 20,000। ठीक है, अब आपको अगर ये विजिबल ना हो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ आपके लिए। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से विजिबल होगी और मैं इंग्लिश वाला पोर्शन हटा दे रहा हूँ जिससे कि हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया और आपको विजिबल भी अच्छा हो गया होगा, है ना। तो देखो, अब जो क्वेश्चन है हमारा वो हमसे क्या कह रहा है कि देखो ध्यान से, 20,000 लोग हैं टोटल, उसमें से कृषि यानी एग्रीकल्चर वाले 30% लोग हैं, सेवा जो करते हैं, जो सर्विस करते हैं, वो 20% लोग हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 10% लोग हैं, उद्योग, अपना उद्योग जो करते हैं वो 30% लोग हैं, और जो व्यापार करते हैं वो 10% लोग हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जैसे मान लो आपसे अगर पूछा जा रहा है कि कृषि में कितने लोग काम करते हैं, तो 20,000 का आप 30% निकाल दोगे। इंग्लिश में अगर कहूँ तो 30% ऑफ 20,000 आप निकाल दोगे। सिमिलरली अगर सर्विस का आपसे पूछा जा रहा है तो यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 20,000। फॉर ट्रांसपोर्ट 10% ऑफ 20,000। फॉर क्या कहते हैं, उद्योग के लिए 30% ऑफ 20,000। व्यापार के लिए 10% ऑफ 20,000। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की संख्या कितनी अधिक है। यानी व्यापार में कुछ लोग काम करते हैं, है ना, व्यापार में कुछ लोग काम करते हैं और सेवा में कुछ लोग काम करते हैं। अगर इसमें हिंदी में ही करवा रहा हूं ये वाला, मैं इंग्लिश में भी इजीली आप कर लोगे, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, व्यापार वाले निकालेंगे, फिर सेवा वाले निकालेंगे, फिर उसका अंतर निकालेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो तरीका पुराना हो गया। नया तरीका हमसे क्या कहता है कि क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये टोटल 100% है, 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन तो किया गया ना, दो अलग अलग चार्ट तो नहीं है ना। तो अलग अलग चार्ट होते तो अलग से निकाल के माइनस करते, बट एक ही चार्ट के अंदर सारा कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले व्यापार में देखो कितने लोग हैं, 10% लोग हैं। सेवा में कितने लोग हैं, 20% लोग हैं। तो व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल कितने लोग अधिक हैं भाई, 20 माइनस 10% लोग अधिक हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, 10% ऑफ 20,000 निकाल देना है। तो ये तो और आसान क्वेश्चन है। 20,000 तो 20,000 का 10% निकालने के लिए आप क्या करोगे, हालांकि मैं इसको ओरली कर सकता हूं लेकिन आपके लिए 10 गुणा 20,000 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, ये आपका 2,000 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आसान था, बिल्कुल टफ नहीं था। अलग अलग कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले सेवा निकालोगे तो सेवा का आएगा 4,000 4K और 10% का आएगा 2,000। तो 4,000 में से 2,000 माइनस करोगे 2,000, तब भी आंसर आएगा। लेकिन टाइम वेस्ट हमें क्यों करना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, उसी का एक हिस्सा है।
अगला क्वेश्चन मैं इसको फिर से बड़ा कर दे रहा हूं जिससे कि आपको देखने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो ये है आपका वही चार्ट और ये है आपका क्वेश्चन, किस कृषि क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं। तो कृषि का कितने लोग हैं, 30%। तो आपको क्या करना है, 30% ऑफ 20,000। ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। व्हेन आई एक्चुअली जब मैं बैंकिंग के लिए पढ़ाता हूं तो जो डीआई है, जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो मेरा सबसे फेवरेट और मेरा सब्जेक्ट है। और अभी तक डेटा इंटरप्रिटेशन की मैंने पता नहीं शायद 600-700 क्लासेस दे दी होंगी अनअकैडमी पे, क्यूट्रिक्स पे, फ्री पे भी बहुत सारी क्लासेस हैं, आप देखना इस चैनल पे भी अवेलेबल है डीआई की। तो उसमें तो बहुत टफ डीआई आती है, बहुत एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल की डीआई आती है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 30% का 30% ऑफ 20,000 यानी 3 दूनी 6, बेसिकली 6,000 इसका आंसर होगा। अगर आप ओरली नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली ऐसे निकाल लो, 30 गुणा 20,000 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 दूनी 6 और 6,000। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है पार्टनरशिप का। साझेदारी आप लोगों ने सुना होगा, तो अगर साझेदारी आपको पढ़नी है तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे पहले साझेदारी पढ़ो। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लो हम कैसे करते हैं। ए व बी एक कंपनी में साझेदार हैं, उनके लाभ का अनुपात 5:4 है। यदि कंपनी को कुल 14,400 का लाभ हुआ हो तो ए को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा या मिला है। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको सबसे पहले तो कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप कहते हैं। A and B are two partners in a firm sharing the profit in the ratio 5:4. In the firm earns a profit of 14,400 then profit to be received by A is। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे किस क्वेश्चन को किया जाता है ध्यान से समझना। सबसे पहले जिस रेशियो में दोनों पार्टनर एक साथ आए हैं, जैसे कि मान लो एक कंपनी दो लोगों ने मिलकर खोली और उसमें एक ने 200 रुपए लगाया और एक ने 400 रुपए लगाया, तो जिसका रेशियो बना वो बना 1:2 का। तो जो प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो भी इतने का ही रेशियो होगा, मतलब जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होगा। तो अब इसको कैसे करना है, क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो साझेदार है, उनके लाभ का अनुपात 5:4 है। यदि कंपनी को कुल 14,400 का लाभ हुआ तो ए को कितना लाभ। हालांकि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन और रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन मिक्स कर दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो लोग हैं ए और बी, दोनों का रेशियो है 5:4। तो सिंपल मैं एक्स मान के करा दे रहा हूं, हालांकि एक्स मान को करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि ए को मिला है 5x और बी को मिला है 4x। तो दोनों टोटल अमाउंट 5x + 4x इज इक्वल टू 14,400, 14,400, ठीक है। 5:4 है तो मान लेते हैं कि ए को 5x मिला है, बी को 4x मिला है, दोनों को जोड़ दिया 14,400 के बराबर हो गया। तो 5 और 4 9x इज इक्वल टू 14400। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 14400 अपॉन 9। तो 9 16 0 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, x की वैल्यू हो गई 1600। ये आंसर नहीं आया, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा है कि a को कितना मिला, तो अगर मुझे a का निकालना है तो मुझे पता है कि a को मैंने 5x अज्यूम किया हुआ था, तो 5 × 1600 यानी 16×5 80 यानी 8,000 रुपए ए को मिले। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि बी को कितना मिला है तो उसके लिए आप क्या करते, बी को आपने 4x माना हुआ था, तो 4 × 1600, 16 चक्को 64 होता है, तो 6400 यहाँ पे बी का होता, वो भी आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर अच्छा लग रहा है तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझने के लिए पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज वो होता है जिसकी एक साइड, ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, और इसके साथ वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसके साथ वाले को हम कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हिंदी वालों के लिए इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं ऊंचाई, और इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है, इसको कहते हैं कर्ण। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होती है, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है कि जो हाइपोटेन्यूस होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के प्लस जो हाइट है, यानी जो
परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज वो एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो यही हम वेरीफाई करेंगे। अच्छा, एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, वो क्या कि हमेशा जो भी आपको तीन भुजाएं दी हुई होंगी जनरली तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कर्ण है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो बड़ा नंबर होता है ना उसको आप कर्ण मानोगे, और अगर कोई रूट आ गया तो रूट वाले को कर्ण मानोगे। जैसे नंबर ए है ऑप्शन में, आप 15 को कर्ण मानोगे, बी ऑप्शन में रूट आ गया है तो इसको कर्ण मानोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी जो ये वाली भुजा है इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। तो ए क्या कह रहा है, 9, 15, 12। ठीक हो गया, 9, 15, 12। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे हम क्या मानेंगे, इसको एच मानेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, इसको आप बी मानो चाहे पी मानो, इसको बी मानो चाहे पी मानो, यानी बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार और ऊंचाई, कुछ चीज को भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये वेरीफाई होना चाहिए। तो भाई सबसे पहला ए जब हम देखते हैं तो एच हमने 15 मानना है, यानी जो 15 का स्क्वायर है ये बराबर होना चाहिए 9 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के योग के। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 1 5, 8 4 12 और 1 और 1 2, 200 सॉरी 5 आना चाहिए था यहाँ पे, 225 आ रहा है। इसका मतलब ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब हम बी की तरफ देखते हैं तो बी को देखो 2, 1 और √5 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अगर रूट आ गया तो उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा पहले कि रूट वाला जो है वो आपको कर्ण मानना है उसको। तो एच स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो देखो ये भी 5 आ गया, यानी ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एक बार सी चेक कर लेता हूं। तो सी चेक करने के लिए मैं कुछ चीजें इरेज कर दे रहा हूं जिससे कि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। मैं यहां पे करूंगा इसको। ठीक है, तो सी चेक कर लेते हैं। सी में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो इसको आप लोग हाइपोटेन्यूस मानोगे, कर्ण मानोगे, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16, यानी 25, और 5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25 होता है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब तीनों अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बचा तो डी, ऑब्वियसली हमारा आंसर यही होगा, लेकिन एक बार वेरीफाई करना भी बनता है। तो देखो डी बड़ा नंबर क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर भी 81 आना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर इज 81, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 और 5 14, 4 और 2 6 और 1 7, 75 आ रहा है, 81 नहीं आ रहा है। इसका मतलब डी ही हमारा आंसर है, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम है, हिंदी में अगर मैं कहूं तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और आज का जो ये डे 9 था इसमें भी हमने 4 क्वेश्चन किए, ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन करके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास होगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, और अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे। आप लोग क्लासेस में आइए, रेगुलर रहिए, तो लाइव क्लासेस रेगुलर होंगी, रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से डे 10 में कल के दिन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।